हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आइस पर। मैं एम सिमोल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 9th का जो है दूसरा चैप्टर है, अम्ल एवं क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, तो ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वन दरोगा के सिलेबस में साफ साफ जो है इन चीज़ों का जो है जिक्र हुआ है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम अम्ल, क्षार, लवण इन सब चीज़ों से जो है परिचित हो जाएं। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इन सब पर जो है हम बहुत डीपली अध्ययन करेंगे और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे और उनकी व्याख्याओं पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम जो है सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या है? लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? जो लिटमस विलयन होता है वो क्या न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो उस टाइम पे वो किस रंग का होगा? तो लिटमस विलयन किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। अब लिटमस किससे मिलता है, लिटमस क्या होता है, इसकी व्याख्या पर जो है हम चर्चा करते हैं। लिटमस विलयन जो है बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा हमने जो है इससे पहले अगर 9th क्लास की एक वीडियो वाली सीरीज़ में आपको बताया होगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एम जिम्नोस्पर्म, जो पांच भागों में जो है जो पादप को बांटा गया है, तो वहाँ पर एक संघ आता है थैलोफाइटा। ठीक है, एक समूह आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के लिंचेन नामक पौधे से निकलता है। प्राय इसे जो है सूचक की तरह क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह विलयन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का ही होता है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ये लिंचेन पौधे को ज़रूर याद रखना, ज़रूर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है या लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिंचेन पौधे से। ठीक है, लाइकेन, लिंचेन, तो ये सब चीज़ें लगभग क्या है, सेम ही है। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो हमको बताना है, और लास्ट है, अम्ल तथा क्षार दोनों क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है या सत्य है? अब हमको बताना है। तो देखिए दोस्त, पहला तो बिल्कुल गलत है। क्यों? अम्ल जो है स्वाद में क्या होते हैं? अम्ल होते हैं खट्टे, और क्षार क्या होते हैं? क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल गलत दे रखा है कि अम्ल स्वाद में कड़वे जबकि क्षार स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अम्ल लिटमस पर अगर हम बात करें, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल बदल देते हैं, बिल्कुल सही है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल बदल देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो इस चीज़ में भी कंफ्यूज नहीं होना है। नीला लाल अम्ल, लाल नीला क्षार। ठीक है, लाल नीला क्षार। ठीक है, क्षारक। ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये भी जो है बिल्कुल गलत है। इसका मतलब जो है केवल बी, दूसरा जो है इसका सही आंसर होगा। केवल बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो अगर हम इसकी जो है व्याख्या पर चर्चा करें, आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है, ध्यान दीजिए। अम्लों का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, बिल्कुल सही बात है। अम्लों का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि क्षारों का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, अतः कथन ये क्या बिल्कुल गलत है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है जो हमें बताता है अम्ल क्या है, क्षार क्या है। ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, कोई भी सुचालक नहीं होता है, दोनों कुचालक होते हैं, अम्ल भी और क्षार भी। ठीक है, ये दोनों केवल अपने जलीय विलयन में ही विद्युत की चालकता दर्शाते हैं। ठीक है, अगर इनके साथ जलीय विलयन में अगर ये चीज़ें हैं तो ये विद्युत में जो है अपनी चालकता दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल तथा क्षारक जो है दोनों केवल जलीय विलयन में ही क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड
आयन जो है निर्माण करते हैं। देखिए अम्ल क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन करेगा, वहीं क्षारक क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो है उत्पन्न करेगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ जो है बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में जो है निश्चित रूप से उपस्थित होता है? सभी अम्लों में क्या उपस्थित होगा, क्लोरीन होगा, सोडियम होगा, सल्फर होगा या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन होगा सभी अम्लों में। ठीक है, क्योंकि अम्ल क्या करता है, H+ आयन जो है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सभी अम्लों में क्या होगा, हाइड्रोजन तत्व जो है निश्चित रूप से होगा, उपस्थित होगा। इसी कारण धातु के साथ जो है अभिक्रिया करने पर क्या होता है, लगभग सभी अम्ल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, H+ आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। H+ आयन ये क्या है, एक प्रॉपर्टीज है किसकी, अम्ल की। ठीक है, गुण है ये एक अम्ल का। ठीक है दोस्त, अब हम आगे जो है बढ़ते हैं। कपड़ों को रगड़ने पर जो है हल्दी के दाग, जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग जो है भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए जब हम क्या करते हैं, कपड़ों पर कभी जो है हल्दी के दाग लगे होंगे, तो जब क्षारीय प्रकृति जो ऐसे जो साबुन जो हमारा होता है उसकी प्रकृति क्षारीय ही होती है, क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का जो रंग होता है वो भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन हल्दी में मिलकर जो है अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। साबुन हल्दी में मिलकर अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, और या फिर हल्दी ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, या हल्दी प्रकृति की ये क्या है, क्षारकीय है। तो हल्दी क्या है दोस्त, एक प्राकृतिक सूचक है। जिस प्रकार से लिटमस जो है अम्ल और क्षार को बताता है, वैसे ही हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ये भी हमें बताता है कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। कपड़ों पर लगी हल्दी के दाग को जब हम क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का जो रंग हो जाता है वो भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ जैसे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरानियम हो गया, जैसे कई फूलों की जो है रंगून पंखुड़ियाँ रंग में परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन के अम्ल एवं क्षारीय की जो है उपस्थिति जो है हमको सूचित कर देते हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं याद करने, जैसे हाइड्रेजिला जो यहाँ पर नई चीज़ उभर कर आई है, पेटूनिया है, जेरानियम है। तो ये सब चीज़ जो है आपको बहुत गहनता से और बहुत डीपली जो है इन चीज़ों को जो है याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए जो है संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज हो गया या फिनोप्थैलिन हो गया, इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। कुछ क्या होते हैं, गंधीय, जिनकी गंध जो है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होती है, बदलती जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, जिनको जो है गंध से ही पता लग जाता है अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है? मानव उदर के संदर्भ में, उदर में कहते हैं पेट को। ठीक है, मानव पेट के संबंध में या उदर के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो कथन क्या क्या है हमारे पास, मानव उदर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाता है, ये जो है बिल्कुल गलत है। दूसरे उसकी तरफ जो है हम बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे उसकी तरफ जो है हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया है। अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में जो है अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में जो है जलन का अनुभव होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये केवल 2 ही बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला बिल्कुल गलत है। तो मानव उदर में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उत्पन्न करता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना क्या करता है, भोजन को पचाने में जो सहायता करता है या सहायक होता है। अतः कथन एक क्या बिल्कुल गलत है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में जो है अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में क्या होती है, जलन और दर्द का जो है अनुभव होता है।
अतः कथन 2 जो है बिल्कुल सही है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए जो है एंटीसिड जैसे क्षारकों का जो है उपयोग किया जाता है। यह एंटीसिड अम्ल की अधिक मात्रा को जो उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है जैसे दुर्बल क्षारों का जो है उपयोग किया जाता है, जिससे जो हमारा जो उदर है, जो जिसमें जो है बहुत ज़्यादा अम्लीयता के गुण जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसको क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। अब हमारे पास जो है अगला प्रश्न क्या आता है, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएच स्केल ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल है, जिससे हमको पता चलता है आखिर चीज़ क्या है, अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, ये वस्तु क्या है, ये जो हमारे पास जो चीज़ है ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो अम्ल, क्षार, लवण ये सब जो है पीएच स्केल में हमको दिखता है। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में जो है विचार करना है। इसमें सामान्यतः 0 से जो है 14 तक जो है पीएच ज्ञात कर सकते हैं, और किसी विलयन में जो है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना अधिक होगा। किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो हमें बताना है निम्न में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए दोस्त, ये दूसरा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अब समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी, केवल 1 और 3। ठीक है, पीएच स्केल का प्रयोग जो है विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए होता है। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक का जो है पीएच ज्ञात कर सकते हैं। पीएच एक ऐसी संख्या है जो विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक है, अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है। अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। अतः कथन 2 क्या है, बिल्कुल गलत। ठीक है दोस्त, कथन 3 सही है, क्योंकि जो है जो उदासीन विलयन होगा उसका क्या जो पीएच मान होगा क्या होगा, 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान जो है 7 से कम है तो वह अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, यह विलयन क्या है, OH सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात वो क्या है, क्षारीय। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित कथनों में पर जो है विचार करना। मानव शरीर का जो 7 से 7.8 पीएच परास के बीच जो है कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल जो है अम्लीय वर्षा हो जाता है। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने से दांतों का जो क्षय प्रारंभ हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, केवल 1 या 2, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा केवल ए। क्यों है, जो देखिए दोस्त, ये एनसीईआरटी की सीरीज जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। प्रत्येक एनसीईआरटी किताब भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, केवल अगर इस सीरीज को भी देख लोगे तो आपको लगेगा कि मैंने पूरा चैप्टर जो है पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर मेरा क्लियर है। क्योंकि बचता नहीं है एनसीईआरटी में कुछ पढ़ने के लिए, आप अगर इसको जो है इस सीरीज को जो है दिल से कर लेते हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो पहला है कि मानव शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच जो है कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकता है। अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। वर्षा जल का जो पीएच मान अगर जो है 5.6 से जो है कम हो जाने पर जो है वर्षा जो जल होता है, वर्षा जल जो है अम्लीय जल कहलाता है। अब अम्लीय वर्षा होती क्या है, ठीक है, अम्लीय वर्षा जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी में जल का जो पीएच मान कम हो जाता है। ऐसे में नदी में जो जलीय जीवधारी जो हैं उनकी उत्तरजीविता जो है कठिन हो जाती है। अतः कथन 2 भी क्या है, बिल्कुल सही है। ये कथन 2 क्या है, बिल्कुल सही है आपके पास। ठीक है, और कथन 3 क्या है, मुंह का पीएच मान जब 5.5 से घट जाने पर जो है दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अतः कथन 3 क्या है, गलत है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट, जो इनेमल जो सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर में, वो क्या होता है, कैल्शियम फास्फोर से बना होता है। ठीक है, इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह क्या हो जाता है, संक्षारित होना शुरू हो जाता है।
मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया या भोजन के पश्चात जो है मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके जो है अम्ल उत्पन्न करते हैं। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का जो है उपयोग करने से जो है अम्ल की अधिक जो है मात्रा से जो है दंत क्षय जो है रोका जा सकता है। तो इसलिए जो है दंत मंजन जो है हमेशा करना चाहिए और उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, क्षारीय। ठीक है, अब हम समझते हैं सूची 1 सूची 2 को हम क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित कैसे करते हैं और आखिर इसमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है, ये चीज़ जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो अगर ध्यान से हम इन चीज़ों को देखें तो मानव रक्त हमने अभी पढ़ा, तो मानव रक्त किस किस के बीच 7.3 हो गया या 7.5, इतना जो है मानव रक्त का जो है पीएच मान होता है। वहीं अगर दूध के पीएच मान की बात करें तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। ठीक है, अब मानव लार के पीएच मान की अगर हम बात करें तो मानव लार का पीएच मान कितना होता है 5.5 से जो है 7.5। अभी जो है ऊपर वाले प्रश्न में हमने पढ़ा कि जब मानव लार का जो पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है, जो दांतों का इनेमल होता है उसका क्षय होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है। तो बहुत ही आसान भाषा में जो है आप इस चीज़ को देख सकते हो और बहुत ही सरलता से सहजता से जो है आप इसको जो है हल कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आसान है हल करने के लिए। तो हमारे पास इसका जो है सही आंसर क्या होगा, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी का 4 है, सी का 1 है और बी का 3 है और ए का 2 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, उपयुक्त सूची को जो है इस प्रकार से सुमेलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमको समझते हैं। ठीक है, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, लगभग 2.2 के लगभग होता है। ठीक है, जठर रस जिसको जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं उसका पीएच मान 1.2 के लगभग होता है और रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 और शुद्ध जल का कितना होता है 14 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है 14 लगभग। ठीक है, घटता बढ़ता रहता है पीएच मान, जैसे HCl 0 भी होता है और HCl क्या होता है हमारे पास क्या दे रखा है 1.2, तो HCl 0 भी है क्योंकि बहुत ही अम्लीय है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप जो है समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अब हम जो है सूची एक दूसरे प्रश्न पर जो है हम बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को जो है हमें सुमेलित करना है, तो हमें बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है। देखिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा जो है कौन सा वो होता है, तो देखिए अगर आपको कुछ जरा सा थोड़ा बहुत भी पता है तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा सही से जो है चिन्ह नहीं लग पा रहा है। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और मधुमक्खी के डंक में मैथेनोइक एसिड होता है। मधुमक्खी का डंक हो गया या बिच्छू घास, कंडाली का आपने नाम सुना होगा, बिच्छू घास कंडाली, अगर कभी खाई नहीं तो खा लेना कभी, जो है कंडाली की सब्जी भी बहुत अच्छी होती है। और कंडाली से जो है जलन भी पड़ती है, जब कंडाली लगती है तो जलन भी पड़ती है। कारण क्या है, उसमें मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, और वहीं चींटी के डंक में भी वही चीज़ होती है, फार्मिक एसिड या मैथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, और इमली में, सिरके में क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा और इमली में क्या होगा, टार्टरिक एसिड होगा। तो ऐसी कहाँ पर बन रहा है, ए का 2 कहाँ पर है, ए का 2 जगह है। ठीक है, सी का 4 यहाँ पर है और डी का 3 यहाँ पर है। तो इसका मतलब ए आंसर जो है बिल्कुल सही है, इसका ए जो है बिल्कुल सही जम रहा है। तो उपयुक्त सूची को जो है इस प्रकार से हम मिला सकते हैं। तो हमारे पास कुछ दे रखे हैं, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक एसिड होता है।
इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सिरका में जो है एसिटिलिक एसिड होता है। संतरा या नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। और खट्टा दूध दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। वहीं चींटी के डंक में क्या होता है, मैथेनोइक अम्ल यानी कि फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेटल के पौधे के पत्तों को छूने से जो है डंक जैसे जो है दर्द होता है। तो नेटल क्या होता है, नेटल जो है एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उगता है। और कंडाली जो है गढ़वाली में इसको कहते हैं कंडाली काला। ठीक है, आपने जो है इस अगर आप पहाड़ों में कभी गए होंगे तो वहाँ पर ये बहुतायत में जो है मिलता है। इसको जो है उत्तराखंड में बाल सुधार औषधि के निकनेम से भी जानते हैं। तो कंडाली से आप सभी जो है परिचित होंगे। वनदरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो परिचित नहीं है, तो वनदरोगा बनने के बाद जो है आप इनसे जो है परिचित हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें क्या होता है, मैथेनोइक एसिड होता है यानी कि फार्मिक एसिड जिसको कहते हैं। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। नेटल का एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है और इसके पत्ते जो है डंकनुमा बाल होते हैं पत्तों पर। इन बालों में क्या होता है, मैथेनोइक एसिड या फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसके छूने पर जो है डंक जैसा दर्द होता है। ठीक है, और इसका उपचार जो है छारिया जो है चीज़ें लगानी चाहिए वहाँ पर। तो वैसे नॉर्मली अगर इसका उपचार देखें गाँव में या जहाँ पर जो है कंडाली होती है तो इसका नॉर्मली उपचार क्या है, भांग जहाँ होती है तो भांग जो है वहाँ पर रगड़ दिया जाता है। तो भांग भी जो है इसका जो है एक उपचार है, देसी उपचार। ठीक है, और मधुमक्खी के डंक हमने इससे पहले पढ़ लिया। उसमें क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है, मैथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर जो है दुर्बल क्षारकों का उपयोग से जो है आराम मिलता है। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में जो है इसका उपयोग किया जा सकता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो याद रखिए दोस्त, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज आपके लिए है और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना बेहतरीन जो है आपके लिए प्रश्नों जो है आते रहेंगे। व्यंजक चूर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। हाइड्रोजन गैस के उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए में किया जाता है, जिसका हाइड्रोजन गैस का उपयोग। ठीक है, अब हम दूसरा जो है कथन देखते हैं इसका। ये तो पहले कथन की जो है बात हो रही थी। इसका उपयोग जो है इसका उपयोग पीने वाले जल को जो है जीवाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है, रोगाणुनाशकों के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग जो है कई रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, तो इसका ये जो है बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हम इसकी जो है व्याख्या पर चर्चा करते हैं। कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो व्यंजक चूर्ण का जो उत्पादन होता है वो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर जो है क्लोरीन की क्रिया से जो है इसे प्राप्त किया जा सकता है, CaOCl2। अगर रिएक्शन हम देखें तो व्यंजक चूर्ण बनाने की अगर हम रिएक्शन देखें तो शुष्क बुझे हुए चूने को लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या करते हैं, क्लोरीन Cl2 के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaOCl2 प्लस हमें क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, या H2O ऑक्सीजन पूरा निकलता है। ठीक है, जल निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसकी जो है रिएक्शन होगी। व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, पीने के पानी में जो है जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में, सूती या लिनेन कागज़ फैक्ट्री में जो है लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री को साफ करने और कपड़ों के विरंजन के लिए, विरंजन मतलब होता है रंगीन करने के लिए। ठीक है, बृहद स्तर पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं, किसी गैस के कारण पौवा रोटी
किस किस गैस के कारण, हाँ ये जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, किस गैस के कारण जो है जो पवा रोटी हो गई, केक हो गया, फुलकर जो है मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं, ये होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप जो है ध्यान दे पा रहे होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कैसे होते हैं आप समझते हैं। ठीक है, पवा रोटी या केक या अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में जो है बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर एवं टार्टरिक एसिड जैसा कि मंद खाद्य अम्ल का जो है मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर एवं टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है पवा रोटी या केक फूलकर क्या हो जाते हैं, मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी अगर आपके पास प्रश्न आए कि टार्टरिक एसिड कैसे जो है बेकिंग सोडा किससे बनता है, टार्टरिक एसिड से बनता है। ठीक है, आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आपको चीज़ें बताई जाएंगी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में जो है किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये प्रश्न आपके लिए हो जाता है। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 जो इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा या खाने का सोडा आदि नामों से जो है जाना जाता है। यह एंटासिड, ठीक है ध्यान रखिए बहुत ज़रूरी है। एंटासिड का क्या है, संगठक भी है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में जो है अम्ल की अधिकता को उदासीन करके जो है राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल या अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्त, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं धावन सोडा। धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अब हमारे पास जो है दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है इसका उपयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को कम करने के लिए। ठीक है, और इसका उपयोग जो है घरों में जो है साफ सफाई के लिए किया जाता है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। इसका उपयोग जो है कांच, साबुन या कागज उद्योग में होता है। तो तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है बिल्कुल डी सही आंसर होगा। डी क्यों सही आंसर होगा, आप समझने की कोशिश करते हैं। धावन सोडा को जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से जो है जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। 10H2O यहाँ पर Na2CO3 को जो है आर्द्र बनाता है, या ये जो है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और जो उसका क्या फॉर्मूला होगा NaHCO3, किसका, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा और धावन सोडा, ठीक है, दो चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना है। एक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, NaCO3 और NaHCO3, यहाँ पर H है लगाओगे तो बेकिंग सोडा हो जाएगा, H हटा दोगे तो धावन सोडा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। और 10H2O जल को जो है जरूर लगाना है ताकि जो है ये आर्द्र बना रहे। ठीक है, यह भी क्षारीय लवण है। यह सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके भी इसे जो है प्राप्त किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे जल को जो है कठोर जल कहते हैं, जिसमें जो है खनिज लवणों की क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें जो है कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट जो है उपस्थित रहते हैं। इसकी सरल पहचान है कि यह साबुन के साथ जो है फेन झाग उत्पन्न नहीं करता है। बहुत देर में, बहुत कम, पहाड़ों में अगर आप देखोगे, जैसे जहाँ पर जो है खनिज पदार्थों की जो अधिकता जिस पानी में ज़्यादा होगी, उस पानी में जो है झाग बहुत कम बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का जो है उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच हो गया, साबुन हो गया या कागज़ उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग जो है, इसका जो विशेष उपयोग किया जाता है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक, बोरेक्स, ठीक है, याद रखना, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के लिए जो है जो उत्पाद में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म करके जो करने पर यह
जल के अणुओं को त्याग कर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये प्रश्न है आपके पास। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर 373 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप गर्म करोगे तो ये जल के अणुओं को त्याग कर क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। अब हम समझते हैं, जिप्सम को जो है 373 केल्विन पर जो है गर्म करने पर यह जो है जल के अणुओं को जो है त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी कि अर्ध या हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इस पदार्थ का जो उपयोग क्या किस में किया जाता है, डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही स्थान पर जो है स्थिर करने के लिए जो है इसका उपयोग करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जो है जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावटी सामान या सतह को जो है चिकना बनाने के लिए जो है किया जाता है। तो ये थे आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो आई होप आपके समझ में जो है ये वीडियो आई होगी, आपके समझ में जो है ये चीज़ें मेरी बताई हुई चीज़ें आ रही होंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और सपोर्ट करो यार, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो इससे भी बेहतरीन वीडियो जो है आपके लिए लाई जाएंगी। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।